नमस्कार। कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गौतम। दर्शकों, भारत वैश्विक मंच में आज तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और युवा इस रफ्तार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, जिनमें से एक खास योजना जो क्रियान्वित की जा रही है वो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये योजना युवाओं को केवल अवसर नहीं देती बल्कि उन्हें अधिकार भी दे रही है। इसमें कोशिश की जा रही है कि युवा को रोजगार मिले, साथ ही जो उद्योग जगत है उनको भी संबल प्रदान हो और साथ में ही संगठित रोजगार के अवसर सृजित करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमेशा कहते हैं कि रोजगार सृजित करने के लिए देश में युवाओं को जो है वो आगे आना होगा, स्टार्टअप्स करने होंगे, रोजगार के लिए आगे बढ़ना होगा। कोशिश हमेशा प्रधानमंत्री की ये रही है और हमेशा अपने संदेश में वो बात करते हैं विकसित राष्ट्र की, और वो हमेशा कहते हैं कि एक विकसित राष्ट्र के लिए खासकर भारत जैसे युवा देश में जो केंद्र बिंदु है, इस राह को सुनिश्चित करने के लिए जो केंद्र है वो देश का युवा है, इसलिए युवा का सशक्त होना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ईपीएफओ की मदद से कोशिश कर रही है कि जो देश का युवा है वो सुरक्षित हो, उसका भविष्य सुरक्षित हो, उसकी आर्थिकी सुदृढ़ हो। आज हम कार्यक्रम में इन्हीं कुछ पहलुओं पर बात करने वाले हैं। खासतौर पे हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में कि किस तरह से इस योजना को ईपीएफओ की मदद से क्रियान्वित किया जाएगा, क्या कुछ कार्यप्रणाली इस दौरान ईपीएफओ की रहती है और किस तरह से इस योजना को जो है वो जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। कार्यक्रम में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ईपीएफओ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश राकेश कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो यही, ये योजना जो है वो 1 अगस्त से चालू हो गई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। क्या ये योजना है, क्या विशेषताएं इस योजना के तहत है, किस तरह से अन्य योजनाओं से अलग है? जी, देखिए ये जो योजना है 1 अगस्त, जैसा आपने बोला 1 अगस्त 2025 से लागू हो गई है। और ये योजना में सरकार का बेसिक मोटिव ये है कि नया जो रोजगार है उसका सृजन हो और नए जो अभी उभरते हुए नए जो वेरियस इसमें स्टार्टअप्स है उनको एक मदद मिल सके और साथ ही साथ युवा को नए रोजगार में प्रोत्साहन मिल सके और साथ ही साथ वो आगे अपनी जो जहाँ पे भी उनको नौकरी मिलती है वहाँ पे वो जॉब को कंटिन्यू करें। इसके लिए बेसिकली ये योजना लागू की गई है और इस योजना में दोनों को लाभ दिया गया है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को। तो ये योजना जैसा मैंने बोला 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट एम्प्लॉय के लिए है, दूसरा पार्ट एम्प्लॉयर के लिए। तो जो भी एम्प्लॉय, पहले पार्ट में जो भी एम्प्लॉय 1 अगस्त 2025 के बाद ज्वाइन करता है किसी भी ऐसे संस्थान में जहाँ की पीएफ लागू होता है, ईपीएफ लागू होता है, वहाँ पे अगर वो ज्वाइन करता है और कोई भी उसको बेसिकली जो उसकी पहली सैलरी है, ईपीएफ सैलरी है जो कि 15,000 तक अपर लिमिट है, तो उसको वो लाभ एक एडिशनल सैलरी उसको मिलेगी। और ये जो लाभ है ये 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहले 6 महीने जब वो उस नौकरी में कंटिन्यू रहता है और दूसरा 1 साल के बाद। तो बेसिक मोटिव इसमें ये भी है कि रोजगार सृजन भी हो और प्लस वो रोजगार में कंटिन्यू भी करे। तो ये बेसिकली सरकार का मोटिव है। तो अगर 1 लाख तक की भी सैलरी है तब भी वो रोजना के लिए पात्र है, इस योजना के लिए पात्र है और 15,000 तक उसको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा पार्ट जो इसका है वो है पार्ट बी ऑफ द स्कीम। वो ये है कि जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी नया रोजगार सृजन करता है उसके लिए सरकार ने कुछ उनको बेनिफिट दिए गए हैं, इंसेंटिवाइज किया है। तो अगर कोई भी ऐसा संस्थान जिसके में 50 या 50 से कम हैं जो अगर एम्प्लॉइज़ हैं और अगर उनको 2 रोजगार और एक्स्ट्रा वो जनरेट करता है अगस्त के बाद से, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और अगर 50 से ज़्यादा हैं तो उनको 5 मिनिमम रोजगार नए सृजित करने पड़ेंगे, तब उनको ये रोजगार योजना का लाभ मिल पाएगा। इसमें अप टू 3,000 तक एक एम्प्लॉय को पर मंथ एम्प्लॉयर को दिया जाएगा और मतलब जितने भी वो उसके बाद एम्प्लॉय रखता है तो 3,000 तक जो है अप टू 3,000 तक उसको बेनिफिट दिया जाएगा। उसमें दोनों एम्प्लॉय हो सकते हैं, या तो वो जो कि पहली बार जिनको रोजगार मिल रहा है या वो जो कि किसी पहले कहीं और कार्यरत थे लेकिन 1 अगस्त के बाद उनके यहाँ ज्वाइन करते हैं, उन पे भी ये योजना लागू होगी।
ओके, ठीक है सर। तो दर्शकों, इस योजना के तहत ये संकल्प केंद्र सरकार का है कि करीब करीब 3.5 करोड़ जो रोजगार है वो सृजित किए जाए। क्या आपको लगता है सर कि ये रोजगार सृजन का रास्ता अपनाते हुए रोजगार जो है इसमें स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार विस्तार की दिशा में आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। देखिए, इसमें दोनों का ध्यान रखा गया है, एम्प्लॉय का भी, एम्प्लॉयर का भी। और केंद्र सरकार का मानना है कि इस योजना के तहत हम लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक नए रोजगार सृजित कर पाएंगे। और साथ ही साथ बेसिकली ये योजना 2 साल तक लागू रहेगी, 31 जुलाई 2027 तक ये लागू रहेगी। और लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत लोगों सरकार का बहुत ज़्यादा इम्पेटस है, फोकस है। तो इसमें ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 4 साल तक लागू रहेगी। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ अलग से एडिशनल लाभ है, 4 साल तक रहेगा। और इसमें यह है कि सपोज कोई एम्प्लॉई है जो कि 31 जुलाई 2027 तक को ज्वाइन करता है, तो उसके लिए ये नहीं कि उसी दिन वो योजना खत्म होगी, उसके अगले 2 साल के लिए वो लागू रहेगी। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई 31 जुलाई 2029 को भी ज्वाइन करता है तो उसके लिए ये योजना अगले 4 साल तक लागू रहेगी। तो ये बहुत ही, मुझे लगता है इससे ये रोजगार का बहुत ज़्यादा सृजन होने वाला है। और साथ ही साथ इसके साथ एक ध्येय सरकार का ये भी है कि इसमें एम्प्लॉई जो है, नया जो बच्चा आज की डेट में ज्वाइन कर रहा है, उसको फाइनेंशियल लिटरेसी का भी इसमें प्रावधान किया गया है कि उसको 6 महीने के बाद एक फाइनेंशियल लिटरेसी, ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स है, उसको ज्वाइन करना होगा। उसमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट होगा। बेसिकली उसमें उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फाइनेंशियल, जैसे फ्रॉड से कैसे बचें, बहुत सारी हैं। तो वो भी उसको ये भी जानकारी देना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जैसे आपको पता बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, या आपके पास क्या अलग अलग विभिन्न योजनाएं सरकार की हैं, उसके बारे में जानकारी उसको दी जाएगी। तो वो भी एक है, सरकार चाहती है कि ये ना सिर्फ रोजगार का सृजन हो, बस कि उसको फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो और इसी तरह से एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिले। दोनों के लिए बहुत, मुझे लगता है कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी, बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। ठीक है सर, ये योजना जो है अगर क्षेत्रों की बात करें कहाँ पर क्रियान्वित होगी, तो ये निजी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के लिए जो है रहने वाली है योजना? जी जी जी, जो भी संस्थान जिस पे EPF एक्ट लागू है, उस पे ये योजना लागू है। चाहे वो निजी संस्थान हो, चाहे सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, PSUs हो, किसी भी जिस पे भी PF एक्ट लागू है, हमारा EPF एक्ट लागू है, उस पे ये योजना लागू रहेगी। ठीक है सर, इस योजना को ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए कितनी चुनौतियाँ EPF को देखनी पड़ी है और किस तरह से लोगों को खास तौर पे इसके लिए जागरूक किया जा रहा है? क्या कोई योजनाएं या जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं? जी जी, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो इसमें हमें ये लगता है कि लोगों को सूचना का अभाव। तो इसके लिए एक बहुत विग्रस हमने कैंपेन चलाया है, पूरे हिंदुस्तान में हमारे EPFO ने चलाया है। साथ ही साथ हिमाचल में भी, मैं जब तक हिमाचल की बात है तो हमने मीडिया, ऑडियो विजुअल, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, सब जगह पे हमने कैंपेन चलाया। आप देख रहे होंगे कि रोज़ हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह में उसके ऐड, प्रेस नोट्स आ रहे हैं। उसके बारे में हमने बहुत सारे जगह पे, जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल हब्स हैं, वहाँ पे वेरियस इंफॉर्मेशन कैंप्स लगाए हैं, ताकि इसकी योजना की जानकारी जो है ना सिर्फ एम्प्लॉयर को प्लस एम्प्लॉई दोनों को इसकी दी जाए। इसमें बहुत सारी हमने लेबर यूनियंस को भी इन्वॉल्व किया है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इसमें गवर्नमेंट ने स्टेप ये लिया है कि इसमें सरकार, जो राज्य सरकार है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को भी इंगेज किया गया है। जैसे कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो गया, राज्य सरकार का लेबर डिपार्टमेंट हो गया, इसमें अहम भूमिका इन डिपार्टमेंट्स की भी रहेगी। उनको भी इसमें इंगेज किया गया ताकि एक समन्वय रहे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में के बीच। जी, ठीक है सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि जागरूकता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और EPFO की भूमिका पर यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि EPFO की भूमिका जो है बहुत ही अहम, अन्य योजना, सरकार की जो योजना है, खासतौर पे जो इस तरह की योजना है जिसमें युवाओं को लाभ पहुंचाने, जैसे इस तरह की योजना, किसान सम्मान निधि योजना, इस तरह की कई सारी योजनाएं, बहुत ही खास और अहम स्थान जो है वो EPFO का रहता है। तो EPFO की इस खासतौर पे इस योजना में कितनी अहम भूमिका है रही है और केंद्र सरकार की आपसे उम्मीदें? जी देखिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बेसिक यहाँ आइडेंटिफाई ही जो भी बेनिफिशरीज हैं, ये EPFO में जो कवर्ड एम्प्लॉइज जो भी संस्थान रहेंगे वो भी, और जो EPFO में एम्प्लॉइज़ कवर होके आएंगे उन्हीं पे ये लागू की गई है। तो EPFO को इसमें एक सेंट्रल भूमिका दी गई है। और बाकी सारे जितने और जैसे स्टेट गवर्नमेंट मैंने बोला, उनका बेसिक है कि फैसिलिटेटर का काम किया जाएगा, लेकिन लागू
और जो भी इसमें है वो सारा ईपीएफओ की जो डाटा बैंक है उसके बेसिस पे ही होगा। ईपीएफओ में जब वो रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद उसको बेसिकली अपना एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो कि 12 डिजिट का एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का स्पेसिफिक होता है, तो उसको एक्टिवेट करना होगा। तो उसमें एक्टिवेट करने के बाद उसको अपना केवाईसी फीड करना होगा, जिसमें कि बैंक अकाउंट हो गया, पैन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें फीड करनी होगी। तो उसमें जब ये योजना का जो लाभ आएगा उसका डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। इसमें देखिए, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, बिचौलिए का कोई काम बिल्कुल नहीं कोई बिचौलिए का कोई भी इसमें इंटरवेंशन नहीं है, डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा और उसमें एम्प्लॉय को सीधे सीधे दिखता रहेगा। और जैसे ही केवाईसी होगा तो उसके अकाउंट, उसके मोबाइल पे हर जो भी उसकी एक्टिविटी पीएफ में होगी वो उसके पास मैसेज आ जाता है। तो पूरी 100% पारदर्शिता इसमें है। ठीक है, पारदर्शिता और असर निगरानी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी का आयोग है, इस तरह से क्या कोशिशें की जा रही है जिससे पारदर्शिता तो रही साथ में निगरानी रहे कि कहीं गलत तरीके से इस योजना का जो है फायदा गलत तरीके से तो नहीं लिया जा रहा है? जी देखिए, इसमें यही है कि इसमें बेसिक तो सबसे पहले जैसे केवाईसी अपडेट कर देता है तो ये 0% इसमें चांस है कि किसी का बेनिफिट किसी और को चला जाए। जिसका बैंक अकाउंट सीड होगा, जिसका केवाईसी होगा, उसी के अकाउंट में ये पैसा जाएगा। और एम्प्लॉयर की जहाँ तक बात है वो भी हमारे यहाँ कवर्ड होना चाहिए। तो जो भी एम्प्लॉयर कवर्ड होगा, जैसे उसका होगा पर एम्प्लॉई, हमारे पास ईसीआर रिटर्न होती है हर महीने जो एम्प्लॉयर हमारे पास सबमिट करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है वो भी। और जितने भी एम्प्लॉय इसमें नए ऐड होंगे तो वो हमारे पास दिखता है, हमारा सॉफ्टवेयर उसको देख लेगा और उस हिसाब से उसको बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उसमें कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी किसी तरह की गलत कहीं पे भी पेमेंट होने की संभावना है। ठीक है, तो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई चूक ना हो और सही हाथों तक जो है वो मदद पहुंचे। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है सर, यहाँ पर आपको जो इन योजनाओं को लागू करने की अगर बात करें तो किस तरह से कोई मुश्किलें आ रही हैं, कोई दिक्कत आ रही है, या आपको लगता है कि अगर यही योजना किसी पहाड़ी क्षेत्र में ना होकर किसी मेट्रो सिटी में करनी, आपको जानकारी देनी है तो वो ज़्यादा आसान रहता है? नहीं, बिल्कुल। इसमें देखिए, पहले जैसे मैंने कहा कि जानकारी का अभाव ये तो है ही है, जिसको कि हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स हमने चलाई हैं, ऑडियो विजुअल, सोशल मीडिया। जैसे कि आज की डेट में हर युवा के पास मोबाइल फ़ोन है, तो उसको सोशल मीडिया पे भी इस पे ऐड दिए जा रहे हैं। हर हमारा जो भी है इसमें जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा सेकंड जो मुझे रिमोट एरियाज में भी देखिए वो है, लेकिन इसमें जहाँ पे भी देखिए जो भी पीएफ में कवर्ड होगा उसको इमीडिएटली अपने आप उसमें उसको ज़्यादा उसमें डालने की जरूरत नहीं है। यूएएन नंबर एक्टिवेट जैसे ही कर लेगा उसके बाद अपने आप स्वतः उसका चला जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि ईपीएफ में जो रजिस्टर होगा, जी जी सर, अक्सर हम देखते हैं कि ईपीएफ से जुड़ी जानकारी लोगों को प्रॉपर नहीं है, लोग उतने जागरूक नहीं हैं। ना केवल जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं हैं, आम लोग भी ईपीएफ की पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते हैं। बिल्कुल। तो इसकी जानकारी आप हमारे दर्शकों को देखिए, एग्जैक्टली जो ईपीएफ के तहत कौन लोग आ सकते हैं, कौन नहीं आ सकते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में एक भ्रम रहता है कि केवल सरकारी एम्प्लॉय जो है वो ही ईपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, सिर्फ उसे ही पेंशन की सुविधा है, हालांकि ऐसा है नहीं है। तो उस भ्रम को आप दूर करें। जी जी, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ पे भी हम ये जाते हैं ये सबसे पहला होता है। मुझे ये लगता है कि जो उनका हर महीने पैसा अगर कट भी रहा है तो उनको ये पता ही नहीं होता कि क्या लाभ उनको मिलने वाले हैं या क्या उनके राइट्स हैं। तो बेसिकली जैसे मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ, इसमें यह है कि कोई भी ऐसा संस्थान जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा कोई एम्प्लॉई अगर कार्यरत हैं और हमारे शेड्यूल हेड में फॉल करता है तो वो ईपीएफ में कवर्ड होगा। पहली बात तो ये है, तो उसको अप्लाई करना होता है नंबर, वो हमारे पास कटना शुरू हो जाएगा। उसका पीएफ हर महीने एम्प्लॉयर को जमा करना होता है। 12% जो उसका बेसिक और डीए है सैलरी का, एम्प्लॉयर का हिस्सा होता है, 12% एम्प्लॉय का हिस्सा है। बेसिकली हम 3 स्कीम रन करते हैं। एक तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 है, दूसरी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 है, तीसरी हमारी जो स्कीम है वो है इंश्योरेंस स्कीम। ये 3 बेसिक स्कीम्स हैं जो हम रन करते हैं। उसमें क्या है कि 12% जो एम्प्लॉयर का शेयर है वो 2 हिस्सों में पड़ता है। एक पेंशन आधा 8.33 पेंशन में चला जाता है, 3.67 उसका पीएफ में चला जाता है, और जो एम्प्लॉई है वो 12 का 12% पीएफ में चला जाता है। और एक 0.5% एम्प्लॉयर और देता है जो कि इंश्योरेंस है। तो ये 3 बेसिक स्कीम्स हैं जो हम रन करते हैं। पीएफ में की जहाँ तक बात है, जब भी अगर कोई एम्प्लॉई है हमारे पास जमा होता रहता है, उस पर हम ब्याज दर हम 8.25% देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी योजना में गवर्नमेंट की उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्याज दर है।
टैक्स फ्री उसका वो रहता है जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है, और साथ ही साथ कभी भी वो जब रिटायर होता है या नौकरी छोड़ता है वो अपना पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है। अगर वो नहीं भी रिटायर होता, वो नौकरी जारी रख रहा है लेकिन उसको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो उसको वेरियस एडवांसेस, बहुत तरह के एडवांसेस ले सकता है। जैसे एजुकेशन एडवांस हो गया, जैसे उसका बीमारी के लिए कोई एडवांस हो गया, हाउस बिल्डिंग एडवांस हो गया, मैरिज के लिए एडवांस हो गया, बहुत सारे एडवांसेस हैं। सेकंड जो हमारी स्कीम है वो है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। जनरली भ्रांति ये होती है कि गवर्नमेंट सरकारी जो कर्मचारी उन्हीं को पेंशन मिलती है, जबकि इससे अब उलट है कि जो प्राइवेट में है या अर्ध सरकारी है उनको पेंशन हम देते हैं। तो ये जनरली मैंने देखा लोगों को पता ही नहीं होता है कि यह जैसे ही उसकी 10 साल अगर हमारे पास कंट्रीब्यूटरी सर्विस हो गई, वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो और जैसे जैसे उसके बाद वो कंट्रीब्यूशन देता रहेगा, उसका पेंशन क्वांटम जो है बढ़ता रहेगा, और ये 58 साल पे उसकी पेंशन उसके लिए दे होती है। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर उसने पहले नौकरी छोड़ दी तो वो रिड्यूस पेंशन भी 50 साल की उम्र में भी ले सकता है। और ये तो दूसरी हो गई। और तीसरी ये है, अच्छा इसमें पेंशन स्कीम में और मैं बता दूं, एक्चुअल सोशल सिक्योरिटी का यही इशू है। क्योंकि ये पेंशन स्कीम आप देखिए कि ये तो ठीक है, एम्प्लॉई कोई काम कर रहा, उसने 10 साल सर्विस कर ली, उसको पेंशन मिल गई। लेकिन कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसकी 1 महीने की भी सर्विस है और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो स्पाउस हैं और बच्चे हैं, लाइफ लॉन्ग उसकी स्पाउस को पेंशन मिलेगी। 1 महीने की सर्विस, 1 महीने की सर्विस यस, ये भी लोगों को नहीं पता है कि कितनी बड़ी ये सोशल जानकारियां सिक्योरिटी, बहुत बारीकी से ये जानकारियां हैं जो लोगों को नहीं पता है। लोग भ्रांति में ही रहते हैं अक्सर लोग इसको लेकर। तो लाइफ लॉन्ग उसकी स्पाउस को जब तक कि वो रीमैरिज नहीं कर देती या उनकी जब तक वो जिंदा है तब तक उनको पेंशन रहेगी। और एट ए टाइम 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक उनको पेंशन मिलेगी। अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो जैसे एक बच्चा 25 क्रॉस करता है, दूसरे बच्चे को पेंशन लग जाएगी। इसके अलावा आप देखिए कि कोई बच्चा विकलांग है तो विकलांग बच्चे को लाइफ लॉन्ग पेंशन रहेगी। तो ये मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता है इस पेंशन स्कीम के बारे में। बिल्कुल, मुझे भी इस चीज़ के बारे में, जबकि मैंने इसको डिटेल से पढ़ा था तब भी इतनी बारीकियां मैं भी नहीं समझ पाई थी। जी। तो इसके अलावा देखिए तीसरा है जो हमारी इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें अगर किसी एम्प्लॉय की इन सर्विस डेथ हो जाती है, ये ज़रूरी नहीं कि उसकी कारखाने या जिस संस्थान में काम कर उसी में डेथ हो, अगर वो ऑन रोल भी है और उसकी घर में भी डेथ हो जाती है तो भी उसको 7 लाख का इंश्योरेंस, 7 लाख तक उसको इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है उसकी फैमिली को। और ये ऐसा इंश्योरेंस जिसमें उसने 1 रुपया भी उसने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होता, जो भी है एम्प्लॉयर ने दिया होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि जब उसका पीएफ कट रहा है। और यही मेरा यहाँ पे खास करके एंडेवर है कि पूरे हिमाचल में हम जहाँ पे बहुत सारे हर महीने हम ऑर्गेनाइज करते हैं कैंप, और सबको ये जानकारी देते हैं कि क्या उनके बेनिफिट्स हैं जो अवेलेबल हैं उनके। ठीक है, क्योंकि रोजगार से जुड़ी ये बातें हैं तो फिर से हम अब योजना पे आते हैं, रोजगार योजना पे। सर, क्या लगता है कि इस योजना से आने वाले समय में कितने अवसर सृजित होंगे, कितना खुलेगा भारत का जो युवा का जो रोजगार से रिलेटेड है, स्टार्टअप्स हो या कुछ, उनके लिए कितनी ज़्यादा मंच प्रदान होगा इससे, और कितना आपको मानते हैं कि कितना विस्तार आने वाले समय में देख सकते हैं? जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि बहुत बड़ी स्कीम है, और आज की डेट तक लेबर डिपार्टमेंट के पास इतनी बड़ी स्कीम कभी भी नहीं आई थी। ये लगभग 1 लाख करोड़ का इसका टोटल बजट है, और गवर्नमेंट ये कंसेप्चुअलाइज कर रही है कि लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ नए जो है पद, नए नौकरियां सृजित होंगी इस स्कीम के तहत। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हर एम्प्लॉयर को इसमें बेनिफिट दिया गया है, एक इंसेंटिव दिया गया है, तो मुझे लगता है इससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको, नए स्टार्टअप्स के बहुत सारा इसमें एक बूस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ एक को किया, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ हैं जो कि पूरे राज्य सरकार में इन्वॉल्व हैं। उनके लिए भी मैंने ये चीज़ कही कि जो आज तक छूटे हुए हैं उनको भी इसमें कवर किया जाए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। ठीक है सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसी भी कंपनीज है या उद्योग है जो ईपीएफ जो है वो काटती ही नहीं है। हालांकि जो क्राइटेरिया है इसका 50 से ज़्यादा कर्मी वाला या 20 से ज़्यादा कर्मियों वाला, एम्प्लॉयज़ वाला, वो उस पर खरी उतरती है, पर वो ईपीएफ नहीं काटती है। उसके एम्प्लॉयज़ को कहाँ पर अपनी शिकायत करनी चाहिए, कहाँ पर उसको इस बात का निवारण मिलेगा कि किस तरह से उसकी कंपनी उसकी ईपीएफ काटना शुरू करे, लीगल तौर पर अगर हम बात करें? जी देखिए, इसमें ये है कि हमारे 4 ऑफिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं हिमाचल में, और एक हमारा रीजनल ऑफिस है शिमला में। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है 4, एक नाहन में है, एक बद्दी में है, एक पालमपुर में है और कुल्लू में है।
तो अगर किसी भी ऐसा एम्प्लॉय को लगता है और उसको ये पता है कि मेरे यहाँ इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग और ये नहीं काट रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर वो कवर्ड ही नहीं है तो वो हमारे पास शिकायत कर सकता है, किसी भी मेरे डीओ में जाके कर सकता है, रीजनल ऑफिस में कर सकता है, ईमेल से कर सकता है, फ़ोन से कर सकता है, हमारी ग्रीवांस रेज कर सकता है। और साथ ही साथ उसमें एक तो ये हुआ, सेकंड ये है कि कोई ऐसी है जो कि आवृत है, जो कवर्ड तो है लेकिन उनका काट नहीं रही है या काट रही है पूरा जमा नहीं कर रही है, इसकी भी वो हमारे पास शिकायत कर सकते हैं। तो उसके हमारे पास क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स होती हैं, उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं और उसका पूरा असेसमेंट करके हम जमा करवाते हैं उससे पैसा, और उस पर फिर डैमेज भी लगता है। तो बहुत स्ट्रिक्ट प्रावधान है। बस हमारे एम्प्लॉय को चाहिए कि अगर ऐसा कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा है तो ज़रूर हमें बताएं, हम उस पर डेफिनेटली एक्शन लेंगे। ठीक है सर, हिमाचल प्रदेश में ईपीएफओ के अंतर्गत कितने जो आपके बेनिफिशरीज है, लाभार्थी है, कितने हैं और कितने लोगों को जो है पेंशन इस समय जो है आपका डिपार्टमेंट दे रहा है? जी, इसमें देखिए मेरे पास लगभग 7,000 के करीब तो टोटल एस्टैब्लिशमेंट है जिनका कंट्रीब्यूशन हर महीने मेरे पास आ रहा है। कवर्ड तो ज़्यादा है लेकिन 7,000 के करीब ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जिनका हर महीने हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और लगभग 4 लाख के करीब हैं जो कि कवर्ड एम्प्लॉयज़ हैं जिनका कि हर महीने हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है। और जहाँ तक पेंशनर्स की बात है, जो कि मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम में हमारे लाभार्थी हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डेथ के बाद जो ले रहे हैं, तो लगभग मेरे पास इस टाइम 48,000 के करीब पेंशनर्स हैं जो कि पूरे हिमाचल में पेंशन हमारे डिपार्टमेंट से ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट है और हम रेगुलरली उनको हर महीने दे रहे हैं पेंशन। सर, इस योजना की अगर बात करूं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है, इस योजना में एनरोल करने के लिए एक एम्प्लॉय को कहाँ, किस तरह से, किन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए, करना होगा? जी देखिए, बेसिकली मैंने जैसे ही कहा कि जैसे ही वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट टेकअप करता है किसी संस्थान के साथ जो कि हमारे यहाँ कवर्ड है, तो उसका एक हर महीने ईसीआर जमा करना होता है एम्प्लॉयर को, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। उसमें उसकी डिटेल होती है, उसका यूआन नंबर जनरेट हो जाता है अपने आप, और उसका जो भी सैलरी पे उसका जो पीएफ है वो कटता है, वो आ जाता है हमारे पास। तो वो जैसी हो जाएगा तो उसको यूआन उसको अलॉट हो जाता है। अच्छा। तो उसके बाद सिर्फ उसको ये करना है कि उमंग ऐप जैसे हमारी है, तो उसमें यूआन जो अपना है उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के साथ साथ उसको केवाईसी अपडेट करना है। उसके बाद उसको कुछ नहीं करना है और हर महीने उसके पास अपने आप उसका हमारे पास कटता रहेगा, और वो अपना उसके जैसे बैंक पासबुक है उसी तरह उसमें चेक भी कर सकता है कि उसका पीएफ कितना जमा हो गया। उसके पास मोबाइल पे भी उसके पास मैसेज आना शुरू हो जाएगा। तो जी ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रहेगा जिससे तहत वो अपना ईपीएफ अकाउंट जो है उसका खुल जाएगा। काफ़ी जो जानकारी है आपने हमें दी है, उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक है वो भी समझ पा रहे होंगे कितनी बारीकी से जो आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है। सर, अंत में एक सवाल, बहुत ही कम शब्दों में इसका जवाब आपसे चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश में आपको क्या लगता है कि और जागरूकता लाने की ज़रूरत है युवाओं में या फिर जो पेंशनर्स है उनमें, और केंद्र सरकार की इस तरह की योजनाएं जो है जो खासतौर पर युवाओं के लिए सृजित की जा रही है, उनको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, आज की डेट में जानकारी जो हम समझते हैं कि एक पावर है उसके किसी के हाथ में, तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और हम भी इसमें प्रयासरत हैं कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, एम्प्लॉयर्स को दे सकें, और ताकि उसका ये जो योजनाएं गवर्नमेंट ने चला रखी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। मैं तो यही कहूँगा। और फिर भी अगर किसी को भी अगर कोई भी इसमें डाउट है, किसी तरह की उसको जानकारी की ज़रूरत हो, तो डायरेक्टली हमें ईमेल भी कर सकता है और हमें फ़ोन भी कर सकता है। हम डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करवाएंगे जो भी जानकारी चाहिए उसको। युवाओं के लिए कोई मैसेज सर आप देना चाहें? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि युवाओं के लिए जैसे एक ब्रांड लॉयल्टी की बात की जाती है, तो इस योजना के तहत भी ये चीज़ किया गया है कि तो पहले इस चीज़ को जब आप किसी भी रोज़गार को लेते हैं तो उसको थोड़ा सा उसको एंटर होके उसको उसमें एक टाइम बिताएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ सकें और उसमें आप योजना का लाभ लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद आप दूसरे और अपने जो भी रोज़गार के और अवसर हैं उसको तलाश करें। कि तमाम जानकारी, तमाम बारीकियां जो आपने आज हमें ईपीएफओ की समझाई है, और ख़ासतौर पे प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की जो जानकारी किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से सारा प्रोसेस रहने वाला है, वो दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो दर्शकों,
आज हमारे साथ राकेश सर मौजूद थे, जो कि ईपीएफओ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश है। उन्होंने बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारे द्वारा भी की गई है कि किस तरह से ये योजना क्रियान्वित होगी, किस तरह से जमीनी स्तर पर इसे उतारा जाएगा और ईपीएफओ किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये फंड्स जो है वो आप तक पहुंचाए जाते हैं, किस तरह से पेंशन के आप हकदार हैं। वो कोशिश केंद्र सरकार द्वारा भी इस योजना को लाकर की गई है। उम्मीद है कि आप तक तमाम जानकारी जो है पहुंची है और आप इससे लाभान्वित जरूर होंगे। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।